जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। ये मुसोलिनी के फांसीवाद सीरीज़ का अंतिम वीडियो है। तो इतिहास पढ़ने का उद्देश्य केवल अतीत को याद करना नहीं है, उसका उद्देश्य वर्तमान को समझना भी है। इतने वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि देश में जो विचारधारा थोपी जा रही है, जो शासन तंत्र काम कर रहा है, वह लोगों की बात नहीं करती, वह सिर्फ भाषण देती है, जुमला देती है। लोकतंत्र को मजाक बना दिया गया है। 400 सीट के लिए लड़े थे, नहीं आए तो पार्टियां तोड़कर संख्या को पूरा करने का खेल चल रहा है। देश के युवाओं को ठगा जा रहा है, सब कुछ लीक हो रहा है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, पेट्रोल हो, चुनाव हो, राम मंदिर का चंदा, क्या बचा है। लोगों को कुछ मुद्दों में उलझा कर रखा जा रहा है, धर्म की अंधभक्ति में, और दूसरा मुसलमान और ईसाइयों का डर दिखाया जा रहा है। जिन इतिहासकारों ने मुसोलिनी को समझने का कोशिश किया, उनकी नज़रों में फांसीवाद का इतिहास को देखें तो वो इस तरह कुछ नज़र आती है। लोकतंत्र अचानक नहीं बदलता। इतिहासकार स्टीवन लेविस्की और डेनियल जिब्लेट लिखते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र प्रायः सैन्य तख्तापलट से नहीं बल्कि धीरे धीरे कमज़ोर होने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। वे 4 चेतावनी संकेतों का उल्लेख करते हैं। पहला, लोकतांत्रिक नियमों के प्रति कम प्रतिबद्धता होना। जैसे आज देश में जो भी नियम या कानून कठोर होते हैं वे विपक्ष पर लागू होते हैं, सत्ताधारी पार्टी पर नहीं। विपक्ष के वोटरों को वोटर लिस्ट से गायब किया जाता है, तब लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र की चीज़ रह जाती है। इसमें लोकतंत्र फांसीवाद की तरह व्यवहार करने लगता है। दूसरा, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की वैधता पर प्रश्न उठाना। विपक्ष को कई तरीकों से कमज़ोर किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड हो या सीबीआई या ईडी, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के मार्फत विपक्षी पार्टियों को परेशान करना, तोड़ना आदि आम होता जा रहा है। इससे भी लोकतंत्र कमज़ोर होता है और फांसीवाद हावी होता है। तीसरा, हिंसा को स्वीकार करना या प्रोत्साहित करना। आरएसएस द्वारा प्रेरित मॉब लिंचिंग, मस्जिद वाले जगहों पर धार्मिक परेड, बुलडोजर न्याय आदि में मोदी सरकार आतंक का पर्याय बन चुकी है। मॉब लिंचिंग की घटना देश के लिए कलंक साबित हो रही है। आदिवासियों को उनके रहवासों से स्टेट मशीनरी द्वारा विस्थापित और अपमानित किया जा रहा है। इससे भी लोकतंत्र कमज़ोर होता है और फांसीवाद हावी होती है। और चौथा है कि नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। जैसे नागरिकता और एसआईआर के नाम पर जिस तरह नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, वह सबूत है कि नागरिकों की स्वतंत्रता मोदी मशीनरी के रहमो करम पर टिकी है। ऐसे में यह कैसा लोकतंत्र है, या यह फांसीवाद की शुरुआत है? लेकिन स्टीफन लेविस्की और डेनियल जिब्लेट यह भी कहते हैं कि इन संकेतों का होना अपने आप यह सिद्ध नहीं करता कि कोई देश सीधे फांसीवादी है, लेकिन फांसीवाद को धीरे धीरे लागू करने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। आधुनिक लोकतंत्रों में क्या देखा जाता है? राजनीतिक वैज्ञानिक सामान्यतः ये सब प्रश्न पूछते हैं कि क्या चुनाव स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी हैं? देश में जो हालात हैं वे तो किसी भी सूरत में स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी तो नहीं रहे। चुनाव आयोग पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड है। सत्ताधारी पार्टी को एक तरफा डोनेशन मिल रहा है, नहीं मिलने पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है। ऐसे में चुनाव के स्वतंत्र होने की बात पीछे छूट जाती है। दूसरा कि क्या विपक्ष चुनाव लड़ सकता है? सिर्फ खाना पूर्ति वाली स्थिति है। देश में विपक्ष चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन उनके वोटर लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं। चुनावी डोनेशन सिर्फ सरवाइव करने के लिए मिलते हैं। मीडिया में प्रचार भी सिर्फ भाजपा और सहयोगियों के लिए ही मिलता है। पैसे से भी कई बार विज्ञापन तब नहीं छपते जब मोदी की गलत नीतियों को उजागर किया जाता हो। विपक्ष के प्रत्याशियों को डराया धमकाया जाता है। केंद्रीय एजेंसियों और आरएसएस के लोग इसमें भूमिका निभाते हैं। मतलब विपक्ष का चुनाव लड़ना मोदी सरकार की मेहरबानी पर निर्भर है, अन्यथा लोकतंत्र तानाशाही शासन की झलकियां दे रहा है। अगला है कि क्या अदालतें सरकार के विरुद्ध निर्णय दे सकती है? छोटे मोटे मामले में तो दे देती है, लेकिन अहम मामलों में सरकार के विरुद्ध फैसलों से बचती रही है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कोर्ट ने यह तो माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध प्रैक्टिस थी, लेकिन अवैध रूप से जमा की गई राशि पर मौन हो गई। तो क्या मीडिया में विभिन्न मत उपलब्ध हैं? गोदी मीडिया का एक ही मत है, मोदीनामा। स्वतंत्र यूट्यूबर की खबरें ही आज के समय सही खबर दे पा रही है। अगला है कि क्या नागरिक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? नहीं, लाठीचार्ज, आंसू गैस आम बात हो गई है। आप यदि मोदी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले हैं और भाजपा शासित राज्य है तो पहले परमिशन नहीं मिलता। यदि मिलता भी है तो आयोजकों को डराया धमकाया जाता है, और यदि विरोध प्रदर्शन करने में सक्षम हो भी गए तो संघ के लोगों को पुलिस के बीच घुसाकर और प्रदर्शनकारियों के तरफ भी आदमी लगाकर पत्थरबाजी करवाई जाती है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के मद्देनज़र लाठीचार्ज और आंसू गैस की कार्रवाई वैध ठहराई जा सके। आयोजकों को ईडी सीबीआई का भी डर दिखाया जाता है। मतलब विरोध प्रदर्शन एक अपराध हो गया है।
अगला है कि क्या सत्ता शांतिपूर्ण ढंग से बदल सकती है? इस समय भारत की स्थिति लग तो नहीं रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण हो पाए। क्रांति की राह समय की पुकार लग रही है, क्योंकि संवाद की किसी भी संभावना को सत्ताधारी मोदी सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। हालांकि इन्हीं प्रश्नों के आधार पर लोकतंत्र की गुणवत्ता का अध्ययन भी किया जाता है, जिसमें भारत की स्थिति इस समय कमजोर लोकतंत्र की दिख रही है और फांसीवादी शासन के गुणों को दर्शा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ नियमित चुनाव होते हैं, हालांकि अब चुनाव में चोरी आम बात हो गई है। कई राज्यों में अलग अलग दल चुनाव जीतते हैं और हारते हैं, लेकिन 90% राज्यों में एक दलीय व्यवस्था साम दाम दंड भेद लगाकर किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय समय समय पर सरकारों के विरुद्ध भी निर्णय देते तो हैं, पर ये दोनों ही कहीं न कहीं कंप्रोमाइज्ड भी नज़र आते हैं। सरकार के विरुद्ध महत्वपूर्ण मामलों में शिथिलता देखने को मिल रही है। संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं मान लेखा परीक्षक जैसी संस्थाएं संवैधानिक ढांचे का हिस्सा है, लेकिन भारत में इस समय ये सभी कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है। इन सब संस्थाओं में संघ के लोगों को बिठाया गया है, जो संविधान से नहीं वेदों से प्रेरणा लेते हैं। साथ ही कुछ विद्वान और मानवाधिकार संगठन पिछले वर्षों में कुछ चिंताएं भी उठाते रहे हैं, जैसे मीडिया की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है, जैसे जांच एजेंसियों के उपयोग विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए हो रहा है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्न लगातार विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पक्ष के लोगों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन विपक्ष के लिए सरकार के विरुद्ध बोलना राष्ट्र विरोधी अभियान के रूप में गढ़ा जाता है। जैसे सांप्रदायिक तनाव के लिए आरएसएस और मोदी सरकार जिम्मेदार होती है, न्यायालय यदि स्वतंत्र रूप से सुनवाई करे तो यह साबित हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में मोदी सरकार के मंत्री ही सभा में गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट भी इस मामले में सत्ताधारी व्यक्ति है बोलकर शिथिल हो गई। जैसे नागरिक समाज और कुछ गैर सरकारी संगठनों पर कार्रवाई इसीलिए होती है क्योंकि वे सरकार और खासकर मोदी को सवाल पूछते हैं। अब एक सवाल है कि क्या इतिहासकार भारत को फांसीवादी कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। कुछ लेखक और टिप्पणीकार भारत की राजनीति में कुछ प्रवृत्तियों की तुलना फांसीवाद या जातीय लोकतंत्र, बहुसंख्यकवाद या लोकतांत्रिक क्षरण जैसी अवधारणाओं से करते हैं, क्योंकि भारत में अभी भी ऐसी विशेषताएं मौजूद है जो शास्त्रीय फांसीवाद इटली से मेल नहीं खाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे समानताएं हैं, जैसे बहुदलीय चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन यह अब नाम मात्र का रह गया है। वास्तव में यह भी सत्ताधारी पार्टी के चुनाव जीतने का एक माध्यम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जहां वोटर सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं देते, वहां क्षेत्रीय पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा करके वोट कटवाया जाना चुनाव जीतने का मंत्र कहा जाता है। संघीय व्यवस्था सिर्फ संविधान में रह गई है। व्यवहार में सिर्फ केंद्र की मर्जी या मोदी की मर्जी चल रही है। सक्रिय न्यायपालिका अब नहीं रही। संवेदनशील मामलों में स्वतः संज्ञान के मामले नहीं के बराबर रह गए हैं। विभिन्न राज्यों में सत्ता परिवर्तन केंद्र की सत्ता के अनुकूल होता जा रहा है। विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना जंग लड़ने जैसी स्थिति हो गई है। व्यापक नागरिक समाज विरोध में है, लेकिन क्रांति की स्थिति से अभी दूर है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहले प्रदर्शन होते हैं। यदि प्रदर्शन परिपक्व होने लगते हैं तब आंदोलन बनता है। जब आंदोलन परिपक्व होता है तब क्रांति होती है। इसे आपको गंभीरता से समझनी होगी। स्वतंत्र डिजिटल और क्षेत्रीय मीडिया के अनेक मंच उपलब्ध हैं, जिस पर निगरानी लगाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो बड़े मीडिया हाउस हैं वे सभी गोदी मीडिया हो चुके हैं। उनसे निष्पक्ष खबर की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वे लोग कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, बिक चुके हैं। एकेडमिक जगत में इस विषय पर बहस जारी है। कोई सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं है, लेकिन हम लोग मौजूदा स्थिति के आधार पर निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि आरएसएस और भाजपा का फांसीवाद विचारधारा देश में लागू किया जा चुका है। क्या किसी एक समानता से निष्कर्ष निकाला जा सकता है? नहीं। लेकिन फांसीवाद की इस श्रृंखला में अलग अलग वीडियो में हमने अनेक समानताओं का जिक्र किया, जिससे यह समझ पाना आसान है कि आज देश में फांसीवाद विचारधारा को लागू करने वाली सरकार सत्ता में है। भारत से तुलना करने पर चौंकाने वाली समानताएं हम देख सकते हैं। आज भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए पाठ्यक्रम में इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है। मुस्लिम शासकों और मुगल काल को नकारा जा रहा है। प्राचीन भारत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, बहुत कुछ मुसोलिनी के अखंड इटली की विचारधारा की तरह। विज्ञान के पाठ्यक्रमों में वेदों और पुराणों को शामिल किया जा रहा है। अंधभक्ति बढ़ाने से सत्ता से सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार सवालों से बहुत डरती है। यहाँ तो सवाल पूछने वाले को भारतीय न्याय संहिता के अधीन डराया धमकाया जाता है। स्कूलों में सरफिरों की टोलियाँ और धार्मिक रैलियाँ कराई जा रही है। आलोचनात्मक सोच को हतोत्साहित किया जा रहा है।
विश्वविद्यालयों में विचारधारा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति हो रही है। सब आरएसएस के लोग भरे जा रहे हैं। आज भारत में भी अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। प्राचीन भारत के गौरव को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मुगल काल और ब्रिटिश काल को गुलामी का काल बताकर नफरत फैलाई जाती है। ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, ठीक वैसे जैसे मुसोलिनी करता था। आज भारत में भी महिलाओं को केवल माँ और गृहिणी की भूमिका में सीमित करने की बात हो रही है। मोहन भागवत ने कई अवसरों पर महिलाओं की भूमिका को माँ, परिवार की आधारशिला और गृह प्रबंधन के संदर्भ में वर्णित किया है। महिला सशक्तिकरण की बात तो होती है, लेकिन व्यवहार में महिलाओं को घर तक सीमित रखने की भी कोशिश होती है। महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने की वकालत हो रही है। संघ और भाजपा के नेता लोगों ने कई दफ़ा 3 से 4 बच्चे पैदा करने की बात कही है। आश्चर्य की बात है कि यही सोच इतिहास में मुसोलिनी के शासन में भी होता था। आज भारत में भी विशाल रैलियाँ होती है जिनमें नेता की प्रशंसा की जाती है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार के नियंत्रण है, उसी का प्रचार करती है। सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया हाउसों पर दबाव डाला जाता है। समाचार चैनलों पर सरकार समर्थक विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। विपक्षी नेताओं और पत्रकारों पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। आज भारत में धार्मिक संस्थाओं को राजनीतिक एजेंडा में इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिरों और धार्मिक नेताओं को सरकारी कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थाओं पर दबाव डाला जा रहा है। आज भारत में भी कुछ संगठन ऐसे हैं जो विरोधियों पर हमला करते हैं और इसे देशभक्ति का नाम देते हैं। देशद्रोह के आरोपों का दुरुपयोग हो रहा है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। दोस्तों, सवाल अब यह है कि क्या मुसोलिनी के फांसीवाद और आज के भारत में समानताएं भी है? दुखद सच्चाई यह है कि कई समानताएं चौंकाने वाली है। एक नेता का महिमा मंडन, जैसे मुसोलिनी को एल्डो से कहा जाता था, वैसे ही आज के नेता यहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं। वैसे ही कहकर उन्हें अति मानवीय बनाया जा रहा है। नॉन बायोलॉजिकल कहने का मतलब आलोचना को देशद्रोह बताया जा रहा है। जैसे मुसोलिनी में आलोचना अपराध था, वैसे ही आज भी सरकार की आलोचना करने वालों को देशद्रोही बताया जाता है, हरास किया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला होता है। जैसे मुसोलिनी ने मीडिया को नियंत्रित किया, वैसे ही आज भी स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमले हो रहे हैं और मीडिया को पूरी तरह नियंत्रित किया जा चुका है। शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है। जैसे मुसोलिनी ने बच्चों के दिमाग में फांसीवाद भरा, वैसे ही आज भी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया जा रहा है। हिंसा को देशभक्ति से जोड़ा जा रहा है। जैसे अगर मुसोलिनी के समय ब्लैक शर्ट की हिंसा को देशभक्ति कहा गया था, वैसे ही आज भी कुछ संगठनों की हिंसा को देशभक्ति का नाम दिया जाता है। महिलाओं को सीमित किया जा रहा है। जैसे मुसोलिनी महिलाओं को केवल माँ के रूप में देखता था, वैसे ही आज भी महिलाओं को घर तक सीमित करने की कोशिश हो रही है। अतीत के गौरव का पुनरुद्धार किया जा रहा है। जैसे मुसोलिनी रोमन साम्राज्य की बात करता था, वैसे ही आज अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि फांसीवाद कभी टिकता नहीं। मुसोलिनी का अंत बहुत बुरा हुआ। 1945 में उसे गोली मार दी गई और उसकी लाश को एक पेट्रोल पंप पर उल्टा लटका दिया गया। लोगों ने उसकी लाश पर थूका, पेशाब किया। तो साथियों, लोकतंत्र का मतलब है असहमति की आज़ादी, आलोचना का अधिकार। राष्ट्रवाद का मतलब है देश से प्यार, न कि नेता से अंधभक्ति वाला प्यार। शिक्षा का मतलब है सवाल पूछना, तर्क करना और विवेकशील बनना। महिलाओं का सम्मान का मतलब है कि उन्हें केवल माँ या गृहिणी तक सीमित करना नहीं, बल्कि उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देना। हमें इतिहास से सीखना चाहिए, न कि उसे दोहराना चाहिए। याद रहे, हिटलर ने मुसोलिनी की मृत्यु के बाद हुई अमानवीय व्यवहार से डरकर ही आत्महत्या की थी। मुसोलिनी की मृत्यु 28 फरवरी 1945 को हुई थी। बेनिटो मुसोलिनी को इतालवी प्रतिरोध यानी कि पार्टिसंस ने पकड़ लिया और गोली मार दी। उसके बाद उनके शव को मिलान के पियाज़ले लोरेटो में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। शव को उल्टा लटकाया गया, भीड़ ने उस पर थूका, लात मारी, पेशाब किया और मुंह पे मरा हुआ चूहा डाला गया। इस तरह अपमानित किया। यह घटना पूरे यूरोप में तेजी से प्रसिद्ध हुई। एडोल्फ हिटलर को बर्लिन के बंकर में मुसोलिनी की मृत्यु और उसके शव के साथ हुए व्यवहार की सूचना मिल चुकी थी। उस समय सोवियत सेना बर्लिन में प्रवेश कर चुकी थी। जर्मनी की हार लगभग निश्चित थी। 29 अप्रैल 1945 को उसने अपना राजनीतिक वसीयतनामा लिखा। मुसोलिनी की हत्या के 2 दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को उसने और इवा बरून ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने सहयोगियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उसकी और इवा ब्राउन की लाशों को तुरंत पेट्रोल डालकर जला दिया जाए, ताकि दुश्मन उसके शव के साथ सार्वजनिक प्रदर्शन या अपमान न कर सके। इतिहासकार इरान कारशो और जोशिम फेस्ट और एंटोनी वीवर सहित कई ऐसे विद्वान मानते हैं कि मुसोलिनी के शव के साथ हुए व्यवहार ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मुसोलिनी का फांसीवाद इटली को तबाह कर गया और हिटलर का नाजीवाद जर्मन को।
मैंने मुसोलिनी के फांसीवाद के जरिए जानकारी आपको साझा किया। हिटलर ने भी वहीं से प्रेरणा लेकर नाजीवाद को गढ़ा था। अगर हम आज वही रास्ता अपनाएंगे तो भारत को भी तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। यदि बचाना है तो क्रांति की राह आपके इरादों से होकर गुजरती है। तो इसी के साथ मुसोलिनी के फांसीवाद सीरीज़ का यह श्रृंखला मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत और लोकतंत्र अमर रहे। सबों को धन्यवाद। जोहार।